हाँ, आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कक्षा 10 आर्थिक विकास की समझ का जो तीसरा यूनिट है, लेसन 2 के विषय में बताएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कच्चा माल होता है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर प्रमुख है। उसके साथ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और उत्खनन, ये कुछ क्षेत्र हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। सेकेंडरी जो सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र, उसमें कंस्ट्रक्शन, निर्माण और जो औद्योगिक इकाइयां हैं, छोटी, मंझली और बड़ी, इनको रखा गया है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, इसको तृतीय क्षेत्र में भी कहते हैं। इसमें बीमा, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, संचार, यातायात, ये सब इसमें सम्मिलित किया गया है। 3 सेक्टर के अतिरिक्त, वैसे आपको कोर्स में नहीं है ये, लेकिन समझ विकसित करने के लिए आपको बताया जा रहा है। एक विशेष क्षेत्र भी है जिसको कोर क्षेत्र कहते हैं। कोर क्षेत्र के अंतर्गत 8 विशेष क्षेत्रों को रखा गया है। इसमें कोयला है, प्राकृतिक क्षेत्र है, रिफाइनरी है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है, बिजली, मुख्य रूप से इनको रखा गया है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आगे चलते हैं, उसमें जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के विषय में हम थोड़ा जानकारी दे दें आपको। आगे चलकर कक्षा 11-12 में आप उसको विस्तार में पढ़ेंगे। जीडीपी क्या है? वैसे इसकी जो परिभाषा है, एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसमें 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण हैं। सकल घरेलू उत्पाद के में जो चीज़ आती हैं, अंतिम वस्तु और सेवाएं, जिनको अधिकांशतः छात्र समझने में गलती कर लेते हैं। इनकी समझ हमको यहाँ पर विकसित करनी है। उसके लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे बच्चे और अच्छे ढंग से इसको समझ पाए। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हम गेहूं लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि के अंतर्गत रॉ मटेरियल के रूप में उत्पादित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से उसे हम बिस्किट बनाते हैं। माना उस गेहूं से हमको बिस्किट बनाना है, तो पहले गेहूं आपका कृषि से उत्पादित हुआ,
उसके बाद हमने इसको मिल में आटा के रूप में इसको परिवर्तित किया। आटा के बाद इसमें हमने तेल, चीनी या अन्य पदार्थ के द्वारा इससे हमने बिस्किट बनाया। तो ये जो बिस्किट बना ये एक अंतिम वस्तु है। इसके बाद कोई अन्य वस्तु नहीं बन सकती है। तो यही अंतिम वस्तु और यही वो सेवा। तो अंतिम वस्तु और सेवा को हम इस प्रकार से उसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके कोर्स में आता है संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। बोर्ड में इससे प्रश्न पूछ जाते हैं। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल शामिल होते हैं जिनके रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुरक्षित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। फलस्वरूप उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों को निवेशानुसार कार्य करना होता है। जो सरकारी नियम है उसके अंतर्गत उनको जो है कार्य करना होता है। जबकि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ होती हैं जो अधिकतर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका सामान्यतः अनुपालन कम होता है या नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार होते हैं पर नियमित नहीं होते हैं। उसके बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतर परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है अथवा नियंत्रण होता है और सरकार ही सभी सेवाएं मुहैया कराती हैं, जैसे रेलवे है, डाकघर है या अन्य। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों का स्वामित्व, सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आदि। एक चीज और है इसमें, इस चैप्टर में, मनरेगा। मनरेगा क्या है? पहले इसको नरेगा बोलते थे, उसके बाद इसको परिवर्तित कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम मनरेगा हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। तो पहले इसका पूरा नाम पढ़ लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका पूरा नाम है मनरेगा। और हिंदी में बोलेंगे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको 2005 में पारित किया गया था। ये एक एक्ट के रूप में से पारित किया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान है? यह योजना रोजगार की गारंटी देती है। शुरू में इसको 200 जिलों में काम के अधिकार लागू करने के लिए कानून का निर्माण किया गया और इस योजना में प्रावधान किया गया कि सभी लोग जो काम करने के योग्य हैं और काम करने के इच्छुक हैं उनको सरकार 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देगी। ये सरकार की गारंटी है। और इस बीच अगर काम नहीं मिल पाया तो उन्हें जो है बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य होते हैं उन कार्यों को उसमें प्राथमिकता दी गई जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके। ये है मनरेगा स्कीम। और उसके बाद अंतिम जो उसमें आता है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है
जहाँ पर व्यक्ति कार्य की तलाश में रहता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता है, उसे बेरोजगार कहते हैं। ये अनेक प्रकार की होती है। मौसमी बेरोजगारी है, छिपी हुई, अदृश्य। शिक्षित बेरोजगारी है, तकनीकी बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी है। आपके पास 2-3 प्रकार की बेरोजगारी है। जैसे मौसमी बेरोजगारी, ये कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, जहाँ पे कृषि कार्य के दौरान ही काम मिल पाता है, शेष समय पे इन्हें कार्य नहीं मिल पाता है। ऐसी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी से पीड़ित वह व्यक्ति होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे वो काम में लगा हुआ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसी बेरोजगारी छिपी या अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। अगर उनको वहाँ से निकाल भी दिया जाए तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है और उत्पादन पर भी कोई अंतर नहीं होता है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियां, लंबे समय बाद कुछ परिवर्तन आता है बाजार में, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे स्कूटर का उत्पादन कम हो गया है और उसके स्थान पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, नई नई चीज़ें आई, नई तकनीक का विकास हुआ है। उस तकनीकी ज्ञान के द्वारा जो पुरानी चीज़ें हैं वो बाजार से बाहर हो जाती हैं। तो जब बाजार से बाहर हो जाते हैं, उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं और कार बनाने वालों की मांग बढ़ जाती है, या उसका जो विकल्प है उसमें उसमें काम करने वालों की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। इसीलिए इसको संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो अध्याय है ये समाप्त होता है। आपको सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।